प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज, हमारे मेंटोर, गुरु श्री आरिफ अजाके जी। आरिफ जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सब दर्शकों दर्शकों को नमस्कार जी। मुझे नहीं लगता आपका परिचय देने की आवश्यकता है आरिफ भाई, क्योंकि आप लंदन में रहते हैं। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो हैं, साथ में आपके माध्यम से पाकिस्तान का जो भी एक क्रूर सत्य है वो आपने जिया है, वो आपका लाइफ का अपना अनुभव है और वो आप अपने चैनल के माध्यम से बताते भी रहते हैं और कई जगह अन्य चैनलों पर भी आप लगातार दिखते रहते हैं। पाकिस्तान की एक्चुअल सच्चाई, यही सच्चाई जो आज धुरंधर में दिखाई जा रही है, ये बात आपने जी है और आप लगातार बताते भी रहे। प्लस दर्शकों, हम लोग थोड़ा सा इसलिए भी दुखी हैं क्योंकि सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत भीषण हत्याकांड हुआ है, जहाँ ज्यूज का हनिका फेस्टिवल हो, वहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध बीच है सिडनी का, बॉन्डी बीच, वहां पर दो टेररिस्ट ने मिलकर हत्याकांड किया और खबर आ रही है कि उसमें से एक पाकिस्तानी भी है। बात तो आज हम धुरंधर पर करना चाह रहे थे, पर आरिफ जी ने बड़ी सही बात कही कि कहीं भी दुनिया में आतंकवादी हमला हो तो कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन पाकिस्तान से निकल कर आता है। तो पहले हमारे भाई से ये जानना चाहेंगे कि धुरंधर फिल्म में जो टेरर नेटवर्क दिखाया है, कराची का दिखाया है, क्योंकि आप कराची में रहे हैं, आप वहाँ के लियारी जो कस्बा या जो भी शहर का वो हिस्सा दिखाया, आप वहीं की, शायद आपकी वहीं पैदाइश भी है और आपने उस जगह को देखा, उसकी पॉलिटिक्स को देखा है, ये रहमान डकैत इत्यादि इत्यादि। तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि कहाँ तक जाती है फिल्म और एक्चुअल क्या होता था उस इलाके में। कराची जो पहले भारत का एक बहुत सुंदर, अद्भुत, बिजनेस फ्रेंडली शहर था, आज कहाँ है, किस गर्त में है? हाँ जी। संदीप भाई, धन्यवाद। एक्चुअली मैं शुरू में एक और बात करना चाहूंगा कि कल यहाँ पे जी टीवी की एक समिट थी, लीडरशिप एंड इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन समिट, और मैं हैरान था, मतलब ऑनर्ड था कि मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वहां पे, लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड के लॉर्ड थे, एमपी थे, मेयर्स थे, लेकिन मुझे वहां पे ये ऑनर दिया गया और मैंने सबको शील्ड बांटी। दूसरा, मैंने जब ऑर्गेनाइजर से, जी टीवी के जो थे, उनसे सवाल किया कि मुझे स्पीच में कौन सा टॉपिक लेना है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने देश के इकोनॉमी और रिलेशनशिप विद यूके पे बात करें। तो मैंने कहा मेरे देश की तो इकोनॉमी तबाह है। तो उन्होंने कहा आरिफ भाई, हम तो आपको इंडियन समझते हैं, हम आपको पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। तो इतना बड़ा मुझे ऑनर मिला कि वाकई पहली बार लंदन में किसी ने मुझे एज एन इंडियन ट्रीट किया। अच्छा, अब आपने जो सिडनी का मामला देखा, तो संदीप भाई, मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि जब भी कहीं दुनिया में टेररिज्म हो ना, आप टेररिस्ट की दुम उठा के देखो, आपको वहां पे ठप्पा लगा हुआ मिलेगा, मेड इन पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तानी हो कि ना हो। एक टेररिस्ट था ऑस्ट्रेलियन, जिसने न्यूजीलैंड में एक मस्जिद पे हमला किया था आज से कुछ साल पहले, और कैमरा लगा के फेसबुक पे लाइव दिखा रहा था। उस वाकये के बाद फेसबुक ने लाइव को 1 मिनट बाद रिले करना शुरू किया ताकि रोका जा सके। वो मस्जिद में घुस गया, उस वक्त बांग्लादेशी टीम उधर खेलने गई थी न्यूजीलैंड में, तो वो अभी पहुंची नहीं थी, जुम्मे का दिन था, नमाज में, तो उसने मस्जिद में घुस के एक एक जगह पे सबको फायरिंग करके मार दिया। गोरा था, ऑस्ट्रेलियन था, मुसलमानों को मारा था। लेकिन जब उसको पकड़ा गया तो उसने बताया कि वो 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। यानी आपको टेररिज्म में एमए करना है, पीएचडी करनी है, तो यू हैव टू बी इन पाकिस्तान। जहां भी आप देखेंगे, आपको अमेरिका में अभी एक खान करके पकड़ा गया है, वो पाकिस्तानी। तो बदकिस्मती की बात है, पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि भारत की एक्सपोर्ट्स जो है ना, वो टोटल एक तरफ, और पाकिस्तान की टेररिज्म की एक्सपोर्ट्स एक तरफ। सबसे बड़ी प्रोडक्ट है हमारी, सबसे बड़ा टेररिज्म का वो है। और हम दरअसल पाकिस्तान में हमारी फैक्ट्रियां हैं ना टेररिज्म की, वो मदरसे। मदरसे में जब मुझे 4 साल की उम्र में डाला जाएगा और मुझे पहला सबक ये दिया जाएगा कि भाई साहब, तुम मुसलमान हो, तुम सबसे अफजल हो, सबसे बेहतर हो, तुम अकेले सही हो, बाकी सब गलत हैं। वो तुम्हारे मोहल्ले में संदीप रहता है ना, वो संदीप गलत है, तुम सही हो, और अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि संदीप को सुधारो।
मुसलमान बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो बाय फोर्स करो। जब पहले एक 4 साल के बच्चे के जहन में ये बातें डाल दी जाएंगी और फिर मुसलसल डाल दी जाती रहेंगी, तो बाद में वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो टेररिस्ट ही बनेगा। उसके जहन में और बेस संदीप बना को हुआ। पता भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे ये सब चल रहा है। और आपने देखा अभी भारत में जो दिल्ली कांड हुआ, इसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, सारे डॉक्टर, सारे हाईली एजुकेटेड, तो एजुकेशन भी फिर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बदकिस्मती है, सिडनी में हुआ, कल ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी एक यूनिवर्सिटी में, ब्राउन यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ। अब उसका अभी तक डिटेल आई नहीं कि अटैकर कौन था, लेकिन मतलब 9/11 कहाँ प्लान हुआ था? GHQ रावलपिंडी में। 7/7 हुआ था जो लंदन में 7 जुलाई का जो वाकया, वो सारे पाकिस्तानी थे, नेशनल थे पाकिस्तानी। 3 बसों में बम धमाके किए, एक मेट्रो में धमाका किया। फिर आपका 26/11। तो ये सब चीजें पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। अब आपका सवाल था कराची, लियारी। देखिए, मैं लियारी में पैदा हुआ हूँ। लियारी कराची का पुराना इलाका है, जैसे आपके मुंबई में भी पुराना मुंबई है, फिर एक्सपेंड होता गया। तो कराची एक्चुअली अंग्रेजों ने डेवलप किया था। इट वाज ए बलोच बस्ती, मच्छरों की बस्ती थी, और था सिंध का हिस्सा। लेकिन सिंध बलोचिस्तान के लोग घुले मिले हुए हैं, आधे खानदान उधर हैं, आधे खानदान इधर हैं। जैसे सिंध के बड़े खानदान हैं तालपुर, वो एक्चुअली बलोच है। भुट्टो, जरदारी, जरदारी बलोच है। इसी तरह मक्सी, मंगी, ये सब बलोच खानदान है। जतोई, लेकिन सिंध में रहते हैं सदियों से। तो कराची बलोचों की एक मच्छरों की बस्ती थी। अंग्रेजों ने देखा कि ब्रिटिश इंडिया में सारा जोर है ना वो मद्रास और मुंबई पोर्ट के ऊपर है, तो इनको एक अल्टरनेट पोर्ट चाहिए थी। कराची इज ए नेचुरल पोर्ट। जब पहला इंडिया में इन्वेजन हुआ था राजा दाहिर के सिंध के ऊपर, तो वो भी कराची से 65 किलोमीटर दूर दीबल नाम की जगह है, वहां पे मोहम्मद बिन कासिम उतरा था। तो कराची को डेवलप किया। डेवलप करने के लिए सिंधी हिंदुओं को दावत दी गई कि आप आए। तो सिंधी हिंदुओं ने वहां पे मेहनत की, इन्वेस्टमेंट की। पारसी, उन्होंने मेहनत की। फिर इंडिया के गुजरात करीब ही पड़ता है, तो गुजरात से तो कराची डेवलप हुआ एज ए सिटी। फर्स्ट क्लास सिटी था, खूबसूरत था। लेकिन 47 का कांड आया, और 47 में जितने हिंदू सिंधी थे सबको भाग के जाना पड़ा छोड़ के। और कराची में जो इन्वेजन हुआ, वो आपके इंडिया से मुसलमान आए, आपके लखनऊ से आए, यूपी से आए, सीपी से, बिहार से, मद्रास से, मुंबई से, सब जगह से आए, गुजरात से। उन्होंने कराची पे मेजोरिटी हासिल कर ली। तो जब ये आए उस वक्त तक कराची, ये आज का जो लियारी है ना, उस तक था, और पोर्ट थी वहां पे लियारी के पास ही। लेकिन फिर जो डेवलप होता गया तो आज इतना मेगा सिटी है। आपने कहा कि इतनी जबरदस्त इकोनॉमी थी, तो मैं 1990 में जब इंडिया आया था ना घूमने के लिए एज ए यंग स्टूडेंट, तो मुंबई आया था। तो मुंबई और कराची सिस्टर सिटीज थे, सिमिलरिटीज बहुत थी। समंदर के किनारे थे। JRD टाटा ने पहली कमर्शियल फ्लाइट जो उन्होंने स्वयं चलाई थी, एयर इंडिया, शुरू कराची से हुई थी, कराची मुंबई के बीच में, कराची मुंबई के बीच में। तो दोनों सिस्टर सिटीज थे, सिमिलरिटीज बहुत थी। जैसे कि महाराष्ट्र का सिटी होते हुए भी पैन इंडियन सिटी है, सारे इंडिया के लोग उसमें हैं। इसी तरह कराची सिंध का सिटी होते हुए सारे पाकिस्तान से लोग हैं। फिर पारसी बहुत बड़ी तादाद में कराची में भी थे, मुंबई में भी थे। गुजराती बहुत ज्यादा कराची में भी है, मुंबई में भी है। तो सिमिलरिटीज थी। तो जब मैं इंडिया आया तो मेरे पास जो पाकिस्तानी रुपये थे, वो 1000 रुपए के मुझे 1250 रुपया इंडियन मिला था। आज 3.25 पाकिस्तानी रुपए का एक इंडियन रुपी है। तो इकोनॉमी तो तबाह हो गई। उस वक्त कराची हम समझते थे कि इज मच बेटर देन मुंबई, मच बिगर इकोनॉमी देन मुंबई, और डेवलप भी अच्छा खासा था, सड़कें थी, सब कुछ था। लेकिन जब से पीपल्स पार्टी बनी है ना, जब से पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में कराची का कंट्रोल आया, तो तबाह हो गई है। बाकी लियारी शुरू से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। जब से पीपल्स पार्टी बनी है, भुट्टो ने अपना पहला इलेक्शन लियारी से लड़ा था और जीता था। फिर बेनजीर भुट्टो भी वहां से जीतती आई है। अभी ये जो
इनका नालायक बेटा है बिलावल भुट्टो, वो भी वहीं से जीता है। तो लियारी इनका इलाका है, इसीलिए कराची का सबसे डिप्राइव्ड लीस्ट डेवलप्ड एरिया है, डेवलप्ड ही नहीं है वो। इसलिए कि पीपल्स पार्टी की शुरू से पॉलिटिक्स रही है कि अपने कंस्टिट्यूएंट्स को राइट्स इतने दो ही ना कि कल को उनको वो विस्डम आ जाए कि वो आपसे सवाल करें। जैसे अंदरून सिंध में इनका वोट बैंक है तो पूरा अंदरून सिंध तबाह है, ऐसे ही लियारी को तबाह रखा है। और उसके लिए क्रिमिनल गैंग्स की जरूरत होती है। जैसे मुंबई में भी आपने देखा कि पुराना मुंबई है जो मोहम्मद अली रोड और नल बाजार, भिंडी बाजार, वहीं से दाऊद इब्राहिम के सारे गैंग काम करते थे। तो वहां भी लियारी में इन्होंने बड़े क्रिमिनल गैंग्स कायम किए हैं। तो इट्स ए क्रिमिनल हब ऑफ कराची जी। और ये आपने भुट्टो का जो प्रोसेस बताया कि किसी एक इलाके को बर्बाद करके वहीं से सब हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव जीतने का, कि भाई भुट्टो, फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो, फिर यहाँ पर बिलावल भुट्टो। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर हमारे यहाँ के गांधी खानदान का दिखता है कि हम मीठी रायबरेली बर्बाद करके, और नेहरू भी फूलपुर से लड़ते थे, मेन सिटीज से नहीं, और उनको बर्बाद करके एकदम गरीब रख के वहां से पीढ़ी दर पीढ़ी जीतते रहे। खैर, कमिंग बैक टू सर, कि अब टेररिज्म की बात हो रही है, फिल्म में भी जरा सा वैसा दिखाया है, तो क्या ये कराची के जो गैंगस्टर्स रहे हैं, जैसे मुंबई का दाऊद अंततः अल्टीमेटली टेररिज्म में इन्वॉल्व हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट कराए उसने, तो क्या इन लोगों का भी पाकिस्तान जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है कराची के गैंग्स का, उसमें दखल है या उसमें इनका इंटेंगलमेंट है एक्चुअली? देखे, फिल्म देखने के बाद तो लगता यही है कि लश्कर तैयबा से इनका कनेक्शन था। डायरेक्ट इनके टेररिस्ट कभी भारत नहीं जाते थे, लेकिन फिल्म के जरिए लगता है कि ऐसा है। लेकिन देखे, एक और चीज है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि इस फिल्म में मेजॉरिटी कैरेक्टर ऑथेंटिक हैं जो कि ओरिजिनल लाइफ में थे। लेकिन आफ्टर ऑल बॉलीवुड की फिल्म है, उनको एक तो इंडियन टच देना होता है थोड़ा। तो जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, जो कि हीरो है, जो कि इंडियन है, जो कि पाकिस्तान में एजेंट का काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा, क्योंकि मैंने वो जो पीरियड दिखाया गया है उस वक्त में मेयर था जमशेद टाउन का। जमशेद टाउन लियारी टाउन के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। तो मैंने अपना उसमें रहमान डकैत, उजैर डकैत, इन सब की मैंने लाइफ पूरी देखी है बराबर। और चूंकि मैं एमक्यूएम पार्टी में था तो उससे पहले भी और उसके बाद भी मैं चीजों को बहुत करीब से देखता था। वो जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है वो पाकिस्तान में एक इंडियन एजेंट था जिसकी लाइफ स्टोरी बहुत मशहूर है, लेकिन वो बेस्ड लियारी में नहीं था, जो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। बाकी रहमान डकैत वगैरह के जेन्युइन कैरेक्टर हैं। मेजर इकबाल जिसको बताया है, जो अर्जुन रामपाल ने केस कैरेक्टर किया है, वो मेजर रामपाल एक्चुअली इलियास कश्मीरी है। वो पीओके में भिम्बर के इलाके में पैदा हुआ था, एक वेल बिजनेस फैमिली से था, और वो फिर टेररिस्ट बन गया, आईएसआई का हत्या चढ़ गया, आईएसआई ने उसको टेररिस्ट बनाया, और वो इंडिया में और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा जिहाद कर रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेररिज्म का ब्रांड नेम है जिहाद, क्योंकि बेचने के लिए आपको कोई अच्छा नाम देना होता है। तो जिहाद इस्लाम में फर्ज है, इसलिए जिहाद। तो ये जिहाद करने जाता था, तो वो भी मेरा नहीं ख्याल कि कराची में लियारी में बेचता। कराची थोड़ा फिक्शनलाइज किया इन्होंने, हाँ, लेकिन था वहां पे कराची में ही, इसलिए कि कराची है ना, वो जिहाद के लिए यानी टेररिज्म के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्ट देता है, यानी ह्यूमन बीइंग। जो टेररिस्ट आपको हायर करने होते हैं ना, वो कराची से, क्योंकि हमें एमक्यूएम में भी हम बैठ के सोचते थे कि यार ये बहुत खतरनाक चीज है। जमात इस्लामी वाली क्या करते हैं कि हर मोहल्ले में इनका एक ऑफिस होता है, तो वो ऑफिस का जो लोग काम कर रहे होते हैं उस ऑफिस में, वो उसी मोहल्ले के होते हैं। तो उनको पता है कि किस मोहल्ले की क्या स्थिति है, क्या उनकी चीजें हैं। तो वो देखेंगे कि एक घर है जिसमें 6 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, और खाने को नहीं है कुछ, मजदूरी करता है बाप, तो 25 रुपया कमा के लाता है ये वो। तो वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें हम एक रास्ता दिखाते हैं। वो ये कि तुम्हारे 6 बेटे हैं ना, तो तुम एक बेटा अल्लाह को दे दो, अल्लाह की राह में वो जिहाद करेगा, हम तुम्हें महीने का 10,000 रुपया देंगे। और वो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा,
और जिहाद में अगर वो शहीद हो जाता है तो हम तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे, और वो शहीद होकर आपके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा जिसमें आपकी पूरी फैमिली रहेगी। और वो जिहादी को अल्लाह का ये वादा है। और अगर अभी आप हमें अपना बेटा दे देते हैं तो 10,000 रुपया हम महीना देंगे, और अभी आपको 1 लाख रुपया देंगे, आपकी 2 बेटियों की शादी भी कर सकेंगे आप। कितनी बड़ी अट्रैक्शन है। वो आदमी क्या सोचेगा कि मेरे 6 बेटे हैं, एक दे देता हूं अल्लाह की राह में, वो भी जिहाद के लिए। पूरे मोहल्ले में फिर इज्जत। जब पता चलता है कि अरे वो फलां साहब का तो बेटा जिहाद के लिए गया हुआ है इंडिया, काफिरों के देश में, या अफगानिस्तान में रशियन से लड़ने के लिए, वो क्या सोचता है कि अरे इतनी बड़ी इज्जत। मोहल्ले में जहां जाएगा, अरे भाई चाय पिए, अरे आप बैठे, जिसको कोई पूछता नहीं था। फिर बैठे बैठे महीने के 10,000 रुपया आ रहा है, वो 2,000 रुपया महीना कमाता था, एक बेटे को दे के 10,000। इस तरह रिक्रूटमेंट होती है कराची में। तो कराची में ये इलियास काश्मीरी जैसा लोग हैं ना, वो मौजूद हैं। और इसको मेजर इकबाल के रूप में दिखाया गया था। बाकी चौधरी असलम जो था डीएसपी एसपी, वो भी जेन्युइन कैरेक्टर है कराची का। और एक फिल्म आई थी शूट आउट एट लोखंड वाला, उसमें जो संजय दत्त का स्टाइल था वो इसने चौधरी असलम ने अपनाया था। लोग कहते हैं ना संजय दत्त उसकी नकल कर रहा है, एक्चुअली वो संजय दत्त की उस फिल्म की कॉपी करता था। वही रेबेन लगा के उतरता था गाड़ी से, यूं बुलेट फेंक देता था, फिर गन निकालता था, सेम स्टाइल। तो कैरेक्टर्स ओरिजिनल हैं ये इस फिल्म में। थोड़ा बॉलीवुड टच, इंडियन टच देना जरूरी था कि आफ्टर ऑल एक कमर्शियल फिल्म है। लेकिन मैंने इसका इम्पैक्ट ये देखा है कि जब से ये फिल्म आई है ना, कराची में जितनी शादियां हो रही है ना, इसमें वो डांस उसी फिल्म के गाने पे हो रहा है। और कराची के रहने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि इस फिल्म में डकैतों की जो लियारी गैंग वार की स्टोरी है ना, वो जेन्युइन है। अभी शायद अगली फिल्म में यह भी दिखाएंगे कि उजैर बलोच ने किस प्रकार अरशद पप्पू का सर कलम किया, फिर फुटबॉल खेला उससे। ये सब भी, क्योंकि रहमान ये पार्ट 2 में आएगी, पार्ट 2 में आएगा वो। हाँ, ये भी का जो छोटा भाई बना है उजैर बलोच का ही। हाँ, उजैर बलोच रहमान डकैत से ज्यादा दहशतगर्द बड़ा बना था, और उसने अरशद पप्पू को पुलिस वालों के जरिए उठवाया था। और फिर उसके साथ जो किया था, मसला ये है कि ये लोग क्या करते थे कि फिर वीडियो रिलीज कर देते थे दहशत फैलाने के लिए। लियारी के जितने मुहाजिर लड़के थे उनको अगवा करके ले जाते थे, उनको फिर अपने मुंह पे कपड़ा बांध के उनका रेप करते थे, और वो वीडियो फिर फेसबुक है जी। लड़कों का? हाँ, लड़कों का। वो अपने मुंह पे पट्टा बांध देते, कपड़ा बांध देते थे ताकि पहचाने ना जा सके। लेकिन उन लड़कों को नंगा करके उनका रेप करके फेसबुक पे वीडियो लगाते थे। उस वक्त सेंसरशिप वगैरह इतनी नहीं थी, 2008, 2009, 2010 में। तो और फिर उन पे पेशाब करते थे, और इसलिए करते थे कि दहशत फैले, लोग डरे इनसे। सबके घरों पे कब्जे कर लिए थे, मुहाजिरों के घरों पे। मुहाजिरों के लिए वो नो गो एरिया हो गया था, क्योंकि हमारे तो सारे रिश्तेदार वहां रहते थे। मुझे उस वक्त बेल्जियम में फोन भी आते थे कि भाई आरिफ हम तो छोड़ के जा रहे हैं, दुकानें छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए। और उसमें आपने देखा होगा 2 भाइयों का कैरेक्टर है, अल्ताफ खानानी और जावेद खानानी। तो ये भी जेन्युइन कैरेक्टर थे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाला ब्रोकर थे, और बेल्जियम में भी मेरे घर पे आकर रुकते थे। मुझे इन्होंने ऑफर भी की थी, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं। मेरी शादी के गारंटर थे ये। मेरी जब रिश्ता तय हो रहा था तो मेरे ससुरालियों ने कहा कि वो तो बेल्जियम में रहता है, पता नहीं इसकी बीवी है उधर, कोई गर्लफ्रेंड है, कुछ है। तो मैंने कहा कि मेरा ये अल्ताफ खानानी आपका फैमिली में से है? बोला हाँ, वो हमारा रिश्तेदार है। तो मैंने कहा उससे पूछ लें। तो उसने गारंटी दी थी। फिर मेरे पास मेरा बिजनेस था बेल्जियम में, तो मेरी दुकान पे आके ऊपर ही हमारा घर था, तो ऊपर हमारे पास रुकता था, कभी जावेद आता था, कभी अल्ताफ। तो मुझे इसने कहा कि तुम एक मनी एक्सचेंज बनाओ, और यहाँ पे उस वक्त यूरो करेंसी नहीं आई थी। तो इसने कहा कि यहाँ पे इतना टूरिस्ट आता है तुम्हारे इलाके में, कोई स्पेन के पसीता लेके आता है, कोई जर्मन मार्क लेके आता है, कोई ब्रिटिश पाउंड लेके आता है, कोई डच गिल्डर, फ्रेंच फ्रैंक। तो यहाँ पे करेंसी का काम बहुत चलेगा, देखो हम तुम्हारे को हेल्प करेंगे, हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो मैंने यूरो एक्सचेंज के नाम से एक लाइसेंस भी अप्लाई किया मनी एक्सचेंज का।
प्रोसीजर चलता रहा, ये आते रहे मेरे पास। और फिर एक बार इन्होंने मुझे कहा कि एक्चुअली मनी एक्सचेंज के काम में पैसा है, लेकिन इतना नहीं है, हवाले में बहुत काम है। और हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाला हम करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स हैं ना, वो अगर कनाडा अपना पैसा मूव करना चाहते हैं ना करप्शन का, तो हम उनसे 16% चार्ज करते हैं। और आम आदमी, जो एक मिसाल है, बेल्जियम में कोई पाकिस्तानी मजदूरी कर रहा है और अपने घर पे 25,000 रुपये महीने के भेज रहा है, तो वो जब तुम्हें आके देना तो उस पर हम 1% चार्ज करेंगे। लेकिन जिसको बड़ी रकम भेजनी है, करप्शन की ब्लैक मनी भेजनी है, तो हम 16% चार्ज करते हैं। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखो यार, मैंने पिछले 15-20 साल से दुनिया भटक रहा हूँ, सऊदी अरब, दुबई, ये वो, अब बेल्जियम में आके सेट हो गया हूँ, फ्रेंच नेशनलिटी है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाह रहा कि अब अप्रूव हो जाऊं। और मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तुमने देखा ही है, हम 2 भाई हैं, मेरा भाई भी कराची से आ गया था, तो हम 2 भाई हैं इधर, और मुझे वो नहीं करना, तो मैं कैसे कैंसिल करता हूँ मनी एक्सचेंज। तो उस पर हमारी बात इतनी बड़ी कि जब मैं शादी करने के लिए कराची गया ना, तो शादी के दिन स्टेज पे मैं बैठा था, तो ये दोनों भाई आए, बैठे, फोटो वोटो खिंचवाई। फिर मुझे कहता है कि तुम्हारे भाई को बेल्जियम में हमने $1 लाख रखने के लिए दिए थे और वो अब वापस नहीं दे रहा। मैंने कहा अभी तो मैं शादी के स्टेज पे बैठा हूँ, मुझे 1-2 दिन दो, मैं पता करता हूँ, भाई से पूछता हूँ क्या मसला है। तो मैंने भाई से पूछा फोन करके, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो कोई पैसे नहीं दिए, इन्होंने टोपी रखी कि हमने तो दिए हैं। मैंने कहा तुमने अगर दिए भी है तो क्यों दिए हैं? मैंने जब तुम्हें मना किया कि मैंने ये काम नहीं करने, तो बोला आप तो हमें पैसे चाहिए। तो मैं हनीमून मनाने गया था वाइफ के साथ, पाकिस्तान के नॉर्थ में भूरबन एरिया है, पहाड़ी इलाका। तो वापस आया तो कराची एयरपोर्ट से मुझे इन्होंने अगवा कर लिया, दोनों भाइयों ने। तो मुझे कहा कि आज की रात में हमें $1 लाख चाहिए। लंबी कहानी है, लेकिन बहरहाल जेन्युइन कैरेक्टर है वो। लश्कर तैयबा को पैसा भेज वो करते थे, यानी फाइनेंस का जितना काम था ना, इन क्रिमिनल गैंग्स का, टेररिस्ट का, ISI का, वो ये दोनों भाई करते थे। और फिर भगवान इन्होंने क्या डिमोनेटाइजेशन के बाद, जी सर, जी, भगवान कृष्ण ने कहा कारमा। तो कारमा ये हुआ कि 2010-2011 में पाकिस्तान गवर्नमेंट पे अमेरिका ने प्रेशर डाला कि ये खानानी ब्रदर्स है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिस्टों के मनी का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इनको गिरफ्तार करो। तो अल्ताफ भाग गया पाकिस्तान से, और जावेद को पाकिस्तान की ISI ने गिरफ्तार कर लिया। और अल्ताफ को अमेरिका ने पनामा में गिरफ्तार कर लिया 2015 में, और उसको उठा के लेके गए अमेरिका। वहां पे उसके ऊपर केस चला, उसको $2.5 लाख का जुर्माना हुआ और 68 महीने यानी 5 साल 8 महीने की सजा हुई। वो जेल में था। तो जावेद को बेल पे कराची में आर्मी ने रिलीज किया था, कोर्ट ने। तो वो एक बिल्डिंग बना रहा था, बिल्डर भी था ये। तो बिल्डिंग की 8वें फ्लोर पे देखने के लिए गया था, तो वहां से किसी ने धक्का दे दिया, वो मर गया। रिपोर्ट ऑफिशियली आई है जी। किस ईयर में मरा, किस साल में, किस डिमोनेटाइजेशन के जस्ट बाद? 2016 की बात है जी। मैं कह रहा हूँ डिमोनेटाइजेशन के जस्ट बाद मरे थे शायद। डिमोनेटाइजेशन हुई थी वो भाई, आपकी जो नोटबंदी हुई थी वो भी एक बहुत बड़ा काम था इन दोनों भाइयों का। तो अल्ताफ जेल में था अमेरिका की, और जावेद 2016 में मर गया। अब कहने वाले कहते हैं कि ISI उसको छोड़ तो सकती नहीं थी, क्योंकि वो सारी पोलें खोल सकता था अगर किसी का अमेरिका के या किसी के हत्थे लग जाता। तो ISI ने मरवा दिया, और अल्ताफ को अमेरिका की जेल में मैसेज किया कि तुम इसको खुद सुसाइड एक्सेप्ट कर लो, ज्यादा लंबे में जाने की जरूरत नहीं। तो उसने अमेरिका में जेल में ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, कोई पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं, दफन कर दो। तो जावेद मर गया। अल्ताफ को फिर 2020 में अमेरिका ने रिलीज कर दिया अच्छे चलन पे, 3 साल जेल में रहने के बाद। इसके बाद मैंने बड़ी इंक्वायरी करने की कोशिश की, ऑनलाइन भी, जैसे ग्रोक और गूगल और ये, और लोगों से भी पूछा, अल्ताफ का कोई अता पता है नहीं। कल मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि आरिफ भाई अल्ताफ ऑस्ट्रेलिया की जेल में,
अब आई डोंट नो कितना करेक्ट है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि देख लें कारमा, और आईएसआई के लिए जो काम करता है उसको वो किसी न किसी तरह फारिग कर देती है। ये लियारी का रहमान डकैत आखिर में आईएसआई नहीं मारा ना इसको। चौधरी असलम एसपी आईएसआई का ही आदमी है ना, आर्मी का ही आदमी, उसकी आर्मी की मर्जी के बगैर कोई इनको कुछ हाथ लगा सकता था? तो जब तक यूज कर सकते हैं करते हैं आईएसआई वाले, और फिर जब फारिग हो जाए तो फिर बोझ बन जाए, तो ये कहानी है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आखिरी तो नहीं, मतलब आप इतनी शानदार बातें बता रहे हैं, कई चीजें मुझे पता नहीं थी। मुझे लग रहा है कि मैं सुनता जाऊं आपकी सारी बातें, और आपका चूंकि पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस है, मतलब ये अद्भुत है जानना। सर भारत ये कह रहा है धुरंधर फिल्म के माध्यम से कि हाँ पाकिस्तान में है हमारे स्पाई, क्या कर लोगे? तो आज की क्या जियोपॉलिटिक्स में भारत का वो स्थान है कि वो कह रहा है, बता रहा है? और फिल्म में एक चीज और दिखाई, बलोचों के पे अत्याचार भी दिखाया एसपी चौधरी असलम का, तो वह भी सच है? बलोचों पर अत्याचार तो होता ही है सर, इतनी कहानी थोड़ी बहुत हमने भी सुनी। बलूचिस्तान अपना जंग भी लड़ रहा है। देखिए मसला ये है कि खालिस्तान की एक मूवमेंट है। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स होती है ना, जैसे बलूचिस्तान की है, कुर्दिस्तान की है, इन मूवमेंट्स के पीछे ग्राउंड पे उस कम्युनिटी के साथ वायोलेशन होती है राइट्स की, या तो इकोनॉमिक वायलेट होते हैं, जैसे बलूचिस्तान है, वहां पे आप लूट मार कर रहे हैं, गैस लेके जा रहे हैं, सारा सोना लेके जा रहे हैं, कॉपर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान में 100 माइल तक लोगों को सहूलत नहीं है, हॉस्पिटल की, स्कूलों की, पानी नहीं दे रहे, जॉब्स नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जबकि पंजाब जो कुछ भी नहीं देता, वहां पे सब कुछ है। लाहौर को आपने यूरोप के सिटीज के मुकाबले पे डेवलप कर दिया है, जबकि वो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करता। तो जेन्युइन मूवमेंट है। फिर आप जब अपने राइट्स मांगते हो तो आपको आपका जेनोसाइड शुरू कर देते हैं। खालिस्तान के मामले में तो ऐसा नहीं है। मैं तो खुद इंडिया आके कई बार देख चुका हूं, आधा दिल्ली सिखों के कंट्रोल में है। पंजाब में मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या जो भी बनता है वो सिख बनता है या पंजाबी बनता है। फिर आपका पूरे भारत में, खाली पंजाब में नहीं, पूरे भारत में जितने भी गुरुद्वारे हैं वो सिखों के कंट्रोल में। पाकिस्तान में करतारपुर साहब, ननकाना साहब की जो कमेटी है वो मुसलमानों की कमेटी है। तो खालिस्तान की मूवमेंट क्या है? भारत के आर्मी में सिख टोटल भारत की पॉपुलेशन का शायद 2% है, लेकिन आर्मी में 10% होंगे, ज्यादा हैं। पाकिस्तान में बलोच कहाँ है, सिंधी कहाँ है आर्मी में? इसी तरह आपके फॉरेन सर्विस में देखें आप, तो सिख अपनी पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा रेशो में। तो मतलब कहने का मतलब ये कि सिखों को भारत में क्या मसला है? क्या रिलीजियस फ्रीडम नहीं? उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स आपका प्राइम मिनिस्टर उनके गुरुद्वारों में जाके मनाता है। तो काय की खालिस्तान मूवमेंट? और अगर है भी तो आपके सबसे पवित्र स्थान जो हैं वो ननकाना साहब हैं, पंजा साहब हैं, करतारपुर साहब है, वो तो पाकिस्तान में। वो आपके नाम नहीं नक्शे देते सर, वो आपके नक्शे में नहीं। बिहार तक आप चले गए, बिहार भी आप अपने नक्शे में डाल रहे हैं। तो नजर आ रहा है ना कि पाकिस्तान की मूवमेंट है। कहां से चल रही है? कनाडा से चल रही है। तो अगर भारत अपने एजेंट ना भेजे तो क्या करे? ये दुनिया का आप ही ने रूल बनाया हुआ है। अमेरिका के सीआईए वाले कहां नहीं है क्या? भारत में सीआईए के नेटवर्क काम नहीं करते क्या? क्या जॉर्ज सोरोस का पैसा भारत में नहीं चलता क्या? तो फिर आप है ना सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो फिर आपने ट्रेंड सेट किया है, तो अब आज उसको, भारत को भी राइट है कि अपने सहूलत के लिए अपने जो टेररिज्म करते हैं खालिस्तानी यहाँ पे आके, क्योंकि अगर सिख खालिस्तानियों के साथ होते तो भारत में भी तो मूवमेंट होती ना। भारत में क्यों नहीं है मूवमेंट सिख खालिस्तान की? इसमें जो पाकिस्तान के ट्रेंड और पाकिस्तान से फंड लेने वाले जो सिख हैं वो है, और बाकी जो नीचे लेवल पे प्रोटेस्ट में आपको नजर आएंगे और वोटिंग में नजर आएंगे, वो लोग हैं जिन्होंने अजाइलम लिए कि हम खालिस्तान के हैं, हमें भारत में वापस नहीं भेजो वरना हमारे लिए मसला हो जाएगा। और वो प्रोटेस्ट में खालिस्तान का झंडा लहरा के अपनी वीडियो बना के अजाइलम मिनिस्ट्री में पेश कर देते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी मजबूरी है,
क्योंकि ज्यादा कनाडा इंग्लैंड में ज्यादा जो लोग आ रहे हैं वो पंजाब के आ रहे हैं। बाकी इंडिया से जो आते हैं वो प्रोफेशनल आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, जॉब पे आते हैं या यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एजुकेशन। पंजाब से ज्यादातर जो आते हैं वो इस टाइप के लोग आते हैं, तो वो अजाइलम लेते हैं। तो बिल्कुल भारत का नेटवर्क है। भारत हमेशा से रहा है कि हम भाई बाहर नहीं जाते, हम बाहर के मसलों में नहीं पड़ते, हम डिफेंसिव हैं। लेकिन अब भारत ने इस लीडरशिप में ये एहसास दिलाया है कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। ये नहीं कि आपके ऊपर हमला हो इसके बाद आप डिफेंस करो। अब हम आपको पहले से हम अपना ग्राउंड बना लेंगे। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी भारत के लोग जाते हैं मतलब कवर्ड उसमें ऑपरेशंस पे। अमेरिका में भी होंगे, कनाडा में भी होंगे, यूके में भी होंगे, बिल्कुल होंगे जी। सबके ही सब जगह है, उसमें तो शंका नहीं है। नेपाल में सबके हैं, पाकिस्तान का ईसाई का नेटवर्क नेपाल में, बांग्लादेश में, हर जगह है ही। तो अब तो सिर्फ अपना देश सुरक्षित रख के बात नहीं बनती, बाहर से हमला तो बहुत तरीके से होता है, तो उससे भी सुरक्षा चाहिए। और नैरेटिव वॉर की भी लड़ाई है, यह फिल्म उसको भी दिखाती है। और देखें पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी होता है ना, तो पाकिस्तान की सरकार उनकी नहीं सोचती, लेकिन भारतीय लोग जहां पे हैं, भारत की सरकार उनकी सहूलत, इनकी सिक्योरिटी की पूरी ध्यान रखती है। हमने देखा है कि कितनी जगहों पे मसले आए, कोई तूफान आया, कोई भूकंप आया, कोई वॉर छिड़ गई, वहां से भारत ने एयरलिफ्ट कराया अपने लोगों को, इवन बंगाली और पाकिस्तानियों को भी एयरलिफ्ट कराया। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही कहीं से बंगाली और पाकिस्तानियों को एयरलिफ्ट कराया। तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की भी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती है। तो ऐसे में भारत अगर कवर्ड एजेंट, देखिए फर्क होता है, पाकिस्तान के कवर्ड एजेंट जाते हैं टेररिज्म करने, भारत उन मुल्कों के अंदरूनी मामलात के लिए वो नहीं, वो अपने भारत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लॉ भी आपको इजाजत देता है। ये बड़ी बात कही आपने कि पर्पज अलग है, नियत अलग है। काम हो सकता है प्रोसेस एक ही हो, पर पर्पज अलग है, नियत अलग है। और अभी तो सर कुछ दिन पहले सीरिया में वहां पे, तो मैं भी कह रहा था कि सीरिया में जब युद्ध हुआ, रेजिम चेंज हुआ, वहां से भी भारतीय लाए गए, हर जगह से लाए जा रहे हैं। जी यूक्रेन से भी हुआ, यूक्रेन का रशिया सबसे बड़ा, लाखों लोग थे वहां पे, तो यूक्रेन रशिया के बारे में तो हर जगह, सूडान से अभी किया, कई जगहों से किया। फिर अभी तूफान आया था पिछले हफ्ते कहीं, वहां से काफी लोगों को एयरलिफ्ट कराया भारत ने। जी जी। तो और बाकी तो वो पर्पस वाली बात है, नियत वाली बात है, वो जियो पॉलिटिकल में अपना एक स्थान बनाने की बात है जो ये लीडरशिप कर रही है। तो उस पर भी आप नजर रखते हैं। मैं चाहूंगा हम लोग कभी फ्यूचर में उस पर भी सारी बात करें कि भारत के बढ़ते कदम क्या है। हम तो अंदर से देख रहे हैं, आप तो बाहर से देख रहे हैं, वो भी जानना जरूरी है। तो आरिफ सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। और मतलब जो आपने अपनी न सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर की, आपने अपनी पीड़ा भी शेयर की, द पेन दैट यू हैव लिव्ड विद। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद अस, और ये जानना बड़ा जरूरी था। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, अगर आपको बातें उचित लगी हों तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ये जो असली सच है कराची का, जिन्होंने जिया है उनके माध्यम से हमें सामने पता चल रहा। और ये सुन के तो और अजीब लगा कि खनानी जो है आप जानते थे उसके, पर्सनली इस हद तक जानते थे। खैर, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इन बातों का दूर जाना बड़ा आवश्यक है। और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आरिफ आजाकिया जी का चैनल, और हमारा चैनल प्रारब्ध, हम आरिफ सर का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आरिफ सर, नमस्कार। और हम आपको आगे भी इनवाइट करना चाहेंगे। जरूर भाई।